हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में एक लीगल प्रॉब्लम पर हम बात करने वाले हैं। लीगल प्रॉब्लम कह लो, है तो मैट्रिमोनियल से संबंधित ही। एक ऐसी स्थिति जहां पर आप पत्नी के साथ रहते हैं, निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा दौर आ जाता है जहां आपको यह समझ में आ जाता है कि आपकी मैरिज चल नहीं सकती, आपका इनके साथ आगे जाना पॉसिबल नहीं है। अब मीनवाइल वो लड़की अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाती है। आप इस बीच बहुत सारी लीगल सलाहें लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखो आप क्या चाहते हो। 99% केसेज में मैंने देखा लड़के से, साहब मैं थक चुका, जितना मैं कर सकता था कर लिया, अब और ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, इसके साथ नहीं रहना चाहूंगा। और दूसरे हाथ पे वो सेक्शन 9 फाइल कर रहा होता है कि मैं अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता हूं। यानी जो वो चाहता है उसका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वो एक्शन ले रहा है। तो डेफिनेटली उसमें आपको क्या ही रिलीफ मिल रहा है, उससे आप फंसोगे आगे जाके। अब बहुत सारे यहां पर भ्रम है। कई सारे जो पुराने लोग होते हैं, दादा चाचा उम्र के, मतलब ज्यादा उम्र के होते हैं, वो कह देते हैं भाई जो पहले स्टेप लेता है वो फायदे में रहता है। या उनकी ऐसी कुछ और मिथ्स होती हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम पहले डाइवोर्स डालोगे तो तुम नुकसान रहेगा, तुम लाना चाहते हो, नहीं लाना चाहते हो, तुम सेक्शन 9 फाइल कर दो। इस प्रकार के सुझाव कई बार बड़े बुजुर्ग लोग दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सारे सुझाव आज के समय पे 2025 में प्रैक्टिकली काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। या फिर कई बार मैंने ये देखा कि साहब मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा हो गया, इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं करना दोस्तों। हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति का केस अलग है, और हर एक व्यक्ति के अपोजिट जो पार्टी है उसकी टेंडेंसी अलग है। अगर एक व्यक्ति के केस में कुछ हो गया, जरूरी नहीं आपके केस में भी वैसा ही हो सकता है उस चीज से आपको नुकसान हो जाए। तो अब हम ऐसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं जब पत्नी रह रही है अपने मायके, आप उसको लाना नहीं चाहते हो, कंटिन्यू करना नहीं चाहते हो, और पत्नी पक्ष से ये आ रहा है कि भाई आओ और इसको ले जाओ। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें? लाना तो आप चाहते नहीं। आप सेक्शन 9 बिल्कुल भी फाइल ना करें। अगर आपने सेक्शन 9 फाइल कर दिया तो कोर्ट भी बोलेगी लेके जाओ, पत्नी भी आना चाहती है, आपके पास कोई भी ऑप्शन रह नहीं जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, एक डाइवोर्स का केस फाइल करना है। ये जो भ्रम है कि हम पहले डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे तो हमें एलिमनी देनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी फाइल करो, बाद में फाइल करो, स्वयं फाइल ना करो, लड़की फाइल करे, हर परिस्थिति में लड़की एलिमनी आपसे क्लेम कर सकती है सेक्शन 25 HMA की एप्लीकेशन लगा के। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। केवल आप जो डाइवोर्स का केस फाइल करो वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए, और बढ़िया पिटीशन शॉर्ट में होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 100 पेज की पिटीशन बना के डाल दी, इस प्रकार से आपने नहीं चलना। तो आप एक प्रॉपर तरीके से एक डाइवोर्स का केस फाइल कर दें। जब आप एक डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि अगर पत्नी पक्ष जबरदस्ती पत्नी को लाने की कोशिश करता है आपके घर में, तो आप क्लियरली उसको अंदर आने से मना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आप वापस जाइए, मैंने कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल किया हुआ है, और कोर्ट से अब जैसा निर्णय होगा उसी के अनुसार मैं करूंगा, उससे पहले आपको नहीं लूंगा। अब हो क्या सकता है कि वो अपनी तरफ से कुछ लोगों को लेके आ जाएं, आपके गेट के सामने हंगामा काटें। तो दैट्स वाई आप पहले अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बाद अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल करें। या फिर ये हो सकता है कि वो अपनी तरफ से पुलिस को बुला लें कि मैं इनकी विवाहिता हूं, मुझे घर में नहीं आने दे रहे हैं, पुलिस आप पे प्रेशर बनाने लगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, चाहे अननोन पीपल आ जाएं, चाहे गुंडे आ जाएं, चाहे पुलिस वाले आ जाएं, आपका सिंपल एक ही रहना है कि हम ऐसे नहीं आने देंगे जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं होगा। अगर आप पुलिस को भी साफ साफ मना कर दोगे, पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। पुलिस अनऑफिशियली आपको डरा सकती है, लेकिन ऑफिशियली वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर आपकी मदर या फादर जिनके नाम पे भी घर है वो भी अड़िग हो जाए और बंद कर लें, हम तो नहीं खोल रहे, आपको जो करना है कर लो, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते इस मामले में। ठीक, तो मेन बात है कि आपको वहां पे अड़िग रहना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति यह है कि अगर उस समय पे वो किसी तरह से अंदर आ गई तो फिर आप साथ में रहते हुए केस चला लोगे। और दूसरी बात, फिर जब उसे यह पता चल चुका है आपने केस किया, तो वो भी अपनी तरफ से केस करेगी, तो उसको तो ग्राउंड मिल जाएगा, वो साथ ही रह रही है, कुछ भी बोल सकती है, कोई भी इल्जाम लगा सकती है, और फिर आपकी प्रॉपर्टी पे भी बात आ जाएगी कि अगर वो आपकी प्रॉपर्टी में ही रह रही है तो आप उसे निकालोगे कैसे? नीचे से ऊपर तक घूम लोगे तब भी कोई स्पष्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा निकालने का, बहुत मुश्किल है, बहुत रेयरली कोई ऑर्डर होता है, वरना कोई ऑर्डर नहीं होता। तो प्रॉपर्टी भी एक तरह से आपकी गई। तमाम ऐसे करंट टाइम पे भी मामले चल रहे हैं जहां पे पति और उसके माँ बाप अपना घर छोड़ के बाहर रेंट पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी आ गई थी, घर में जबरदस्ती एंट्री करी, उसके बाद वो हर रोज रात को 8 बजे कॉल कर दे पुलिस को, मेरे को मार रहे हैं, मेरे को पीट रहे हैं। अब कितनी FIR अपने ऊपर करवा लोगे? तो एट द एंड यही होता है कि भैया छोड़ छाड़ के निकल जाओ बाहर। तो आपकी प्रॉपर्टी चाहे वो 50 लाख की है, चाहे 1 करोड़ की है, चाहे 50 करोड़ की है, गई, शून्य हो गई। वो कागजों में तो आपकी है, लेकिन उसका यूज आप नहीं कर सकते भविष्य में दोबारा। तो इस प्रकार की बहुत बुरी परिस्थिति में आप फंस सकते हैं। दैट्स वाई अगर आपके दिमाग में यह है कि पत्नी जा रखी है और वो आ सकती है वापस और मुझे लाना नहीं है, तो टाइमली आप अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल करके उनको नोटिस सर्व करवा दो। जहां ऐसा है कि पत्नी अपने मायके में रह रही है, आप अपने घर में रह रहे हैं, उनकी तरफ से भी आने का कुछ नहीं है, आपकी तरफ से भी लाने का कुछ नहीं है, समय निकल रहा है, तो ऐसे में ज्यादा बेहतर है कि समय निकालो।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा, जितने ज़्यादा समय के बाद आप डाइवोर्स केस फाइल करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा और उतना ही उनके द्वारा जो आपके ऊपर केस किए जाएंगे वो वीक होंगे। तो यानी वही बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी आपको कि हर एक मामला अलग होता है, हर एक मामले की परिस्थितियों के अनुसार ही कोई लीगल एडवाइस बन सकती है। ये सब चीजें केवल आपको एजुकेट करने के लिए हैं, आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आपको कैसे वर्क करना है, लेकिन ये एज इट इज आपके मामलों पे लागू हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसे आप एजुकेशनल पर्पज से ही पकड़िए। उसके बाद अपने मामले में स्पेसिफिकली देखिए कि क्या सिचुएशन है। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो कॉमन और जनरल है, लेकिन जब किसी मामले को देखा जाता है तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको टैकल करना पड़ता है। कुछ मामलों में ऐसा होता है जहां लड़की वालों ने कुछ पैसा लड़के के खाते में ट्रांसफर करा दिया होता है। अब डेफिनेटली कल को जब वो केस करेंगे तो बताएंगे कि इन्होंने दहेज मांगी और हमने इतना पैसा इनके उसमें गिफ्ट के रूप में डाला, तो पैसा आपको दिक्कत करेगा। अब उस चीज को कैसे हैंडल करना है। इसी तरह से कई बार आपके रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसा गया होता है, कई बार आपके नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड करी होती है, उसका पेमेंट उन्होंने किया होता है, कई बार और तमाम परिस्थितियां होती हैं। तो इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जो परिस्थिति आपके केस में है उस परिस्थिति के अनुसार ही आपको केस करने या फिर आपको अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आपको जीत मिलेगी, तभी आप सही तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।